नाजरीन आदाब। प्रोग्राम रोज़गार से कामयाबी तक के इस खास एपिसोड में मैं उज़मा जाफरी आप सबका पुरखुलूस खैर मकदम करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम लगातार आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के ज़रिए ना सिर्फ हम आपको तालीमी मैदानात से हमवार कराते हैं, बल्कि कुछ ऐसी ख़ास शख्सियात से भी रूबरू कराते हैं जिनसे मिलकर आगे चलकर आप खुद एक मिसाल बन सकें। दोस्तों, आज हम आपको ग्लोबल स्टडीज़ या फिर कहें कि इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर अहम जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आइए जल्दी से इस पैकेज के ज़रिए जान लेते हैं कि आखिर ग्लोबल स्टडीज़ है क्या। आज के वक्त में जिस तरह सभी मुल्क एक दूसरे से सियासी व इक्तिसादी तौर पर जुड़े हैं, उससे इंटरनेशनल रिलेशंस काफ़ी अहम हो गया है। इंटरनेशनल रिलेशन या कहें ग्लोबल स्टडीज़ अलग अलग मुल्कों के बीच सियासी और इक्तिसादी मामलात के मुताले से मुंसलिक एक अहम करियर फील्ड के तौर पर मंजर आम पर आई है। आज के वक्त में इंटरनेशनल रिलेशंस में सियासियात से लेकर आलमी कारोबार तक करियर के कई इम्कानात दस्तयाब हैं, जिसके बायस आप इस मैदान में न सिर्फ अच्छा सैलरी पैकेज ले सकते हैं, बल्कि बेहतरीन करियर भी बना सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस जहां मुख्तलिफ मुमालिक के बीच मामलात का मुताला है, वहीं सरकारी तंजीमों, बैनुल-अक़वामी गैर सरकारी तंजीमों और मल्टीनेशनल कंपनियों के रोल का भी मुताला इस फील्ड में किया जाता है। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन या कहें ग्लोबल स्टडीज में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो 12वीं आपको सियासियात व ह्यूमैनिटीज के साथ पास करनी होगी। आमतौर पर स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन की पढ़ाई सियासियात में करते हैं और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इंटरनेशनल रिलेशन या ग्लोबल स्टडीज में करते हैं। वहीं कुछ इदारों में आप ग्रेजुएशन इंटरनेशनल रिलेशन में भी कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ कोर्स करने के लिए कई सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। इसमें इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमी, वर्ल्ड हिस्ट्री और डिप्लोमेटिक स्टडीज शामिल है। इंटरनेशनल रिलेशन या कहें ग्लोबल स्टडीज में करियर बनाने के लिए आप जादवपुर यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन में एमए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए व क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु से इंटरनेशनल रिलेशन में एमए कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में कोर्स पूरा करने के बाद आप हर साल यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम को पास करने के बाद इंडियन फॉरेन सर्विस में शामिल हो सकते हैं। साथ ही आप इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट के तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों, यूरोपीय यूनियन के शोबों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और आलमी माशी महाज जैसी बैनुल-अक़वामी तंजीमों के साथ काम कर अच्छा करियर बना सकते हैं। साथ ही आगे चलकर आप यूनिवर्सिटीज में टीचिंग भी कर सकते हैं। साफ तौर पर जब ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में दुनिया के सभी देश एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे में ग्लोबल स्टडीज में करियर के इम्कानात हालिया वक्त में काफी बढ़ गए हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि इस पैकेज के ज़रिए आपने कुछ हद तक ग्लोबल स्टडीज़ या फिर कहें इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में समझ लिया होगा, लेकिन इस फील्ड को और बारीकी से जानने के लिए आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट करियर की बात एक्सपर्ट के साथ में। ग्लोबल स्टडीज़ पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज़ के डायरेक्टर प्रोफेसर सुनील के चौधरी। सर, खैर मकदम है आपका हमारे इस शो में। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि अगर एक नौजवान ग्लोबल स्टडीज़ या इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में जानना चाहे तो आप क्या कहेंगे? सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज़ ये दिल्ली विश्वविद्यालय का इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ का एक ऐसा एकेडमिक फोरम है जो शोधार्थियों को, विद्यार्थियों को और शिक्षार्थियों को एक ऐसा मंच प्रदान करता है जिससे कि वह न केवल अपने रोजगार को आगे ले जा सकते हैं, बल्कि नवाचार के रूप में भी रिसर्च और इनोवेशंस के रूप में बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। ये सेंटर अगर हम कहें तो पिछले 3 दशकों से दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्य कर रहा है। 2021 14 सितंबर से इसका एक जो नया नामकरण हुआ है वो डेवलपिंग कंट्रीज रिसर्च सेंटर से सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज़ हो गया है। अर्थात हमने डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप्ड कंट्रीज़ और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर
कैसे हमारे विद्यार्थी, शिक्षार्थी और शोधार्थी एक नया योगदान दे सकते हैं, न केवल भारत के संदर्भ में बल्कि वैश्विक विषयों के संदर्भ में, उस विषय पर ये एक बहुत बड़ा एकेडमिक फोरम के रूप में उभर कर आया है। सर, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स में दिलचस्पी रखने वाले नौजवान आगे जाके ग्लोबल स्टडीज़ में एडमिशन ले सकते हैं या अपना करियर बना सकते हैं? वैसे तो ये जो सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज़ है, ये एक ऐसा रिसर्च सेंटर है जो यूनिवर्सिटी के टीचर्स को और स्कॉलर्स को जो रिसर्च में हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसके माध्यम से बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसके साथ जुड़ सकते हैं। सर, किस मकसद के साथ इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत हुई थी, और अगर हम रिसर्च की बात करें तो किस तरह की रिसर्च अब इस इंस्टीट्यूट में हो रही है? देखा जाए तो इस रिसर्च सेंटर में साइंस और सोशल साइंसेज के सभी विषयों के शिक्षक, शोधार्थी और विद्यार्थी इसके साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर, बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर अगर हम चर्चा करें तो सोशल साइंसेज में अगर हम देखें तो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस के टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। और बहुत सारे जो शोध के जो विषय हैं जैसे कि आपदा प्रबंधन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इंडीक थॉट, भारत के ऊपर जो चिंतन है उस पर, सेफोलॉजी जो एक हमारा नया एरिया है, जैसे कि हम सर्वे करते हैं जो CGS समीक्षा के नाम से किया जाता है। ये सर्वे अभी तो चुनाव सर्वेक्षण के रूप में किया जाता है, लेकिन भारत सरकार की और वैश्विक नीतियों के सर्वेक्षण को भी इस समीक्षा के माध्यम से हम एड्रेस कर सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं जैसे एनवायरमेंटल स्टडीज़, ग्लोबल चेंज के रूप में, क्लाइमेट चेंज के रूप में हम इसको स्टडी कर सकते हैं। ह्यूमन राइट्स को लेकर बहुत ज़्यादा हम लोगों ने यहाँ काम करना शुरू किया है। अगर हम साइंस के विषयों को भी लें तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें साइंस और सोशल साइंसेज के सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो एक जो महत्वपूर्ण आधार या कहें महत्वपूर्ण जो इसकी उपयोगिता कहीं सेंटर की, वो यह है कि कैसे ये सेंटर थ्योरेटिकल और एम्पिरिकल, सैद्धांतिक और वास्तविक मूल्यों को और विषयों को एक दूसरे के साथ जोड़ सके। यही कारण है कि जो स्टूडेंट्स, जो स्कॉलर्स अब तक थ्योरेटिकल पैराडाइम में काम करते रहे हैं, अब वो थ्योरेटिकल से प्रैक्टिकल पैराडाइम में कैसे शिफ्ट हो सकते हैं, वो प्रयास हम अपने सेंटर के माध्यम से करते हैं। तो एक तरह से एक नौजवान को थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों सीखने को मिलता है आपके सेंटर से, ये कहा जा सकता है? जी हाँ, क्योंकि सेंटर के अपने बहुत सारी प्रोग्राम्स हैं, सेमिनार्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, लेक्चर्स हैं, जिसके माध्यम से ये सभी युवा छात्र छात्राएं जुड़ सकते हैं। तो सर, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ बच्चों को न सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है बल्कि उसके साथ साथ प्रैक्टिकल पे भी आप लोग बहुत जोर देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस इंस्टीट्यूट की एक USP है कि थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों को साथ लेके चला जाता है। देखिए, अगर हम देखें तो एकेडमिक सोसाइटीज़ में थ्योरेटिकल पर बहुत फोकस किया गया है। पश्चिमी देशों ने थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल को जोड़ने का प्रयास किया है। भारत में अगर हम देखें तो सोशियोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन और एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन है जहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल रियलिटीज़ के साथ एक्सपोज किया जाता है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के इस सेंटर में हमने प्रयास किया है कि न केवल सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बल्कि सोशल साइंसेज के जितने भी विषय हैं, विशेषकर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, उनसे जुड़े जितने भी शोधार्थी और विद्यार्थी हैं, वो कैसे अपनी थियोरी को प्रैक्टिस के साथ, एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन के साथ जोड़कर पढ़ सकते हैं, वो प्रयास हम करते हैं। और इसलिए हमारे जो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें ना केवल हम फील्ड वर्क लेकर एक्सपीरियंस, एक्सपोजर स्टूडेंट्स को देते हैं, जो हमारा सर्वे अभियान है जिसको हम समीक्षा कहते हैं, इसके माध्यम से भी हमने अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया है। तो ये सेंटर एक ऐसा है जिसने केंद्र में रहकर दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजेस और विभिन्न विभागों के साथ साथ भारतवर्ष के विभिन्न कॉलेजेस, विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ अपना एक ऐसा संपर्क बनाया है जिसको हम एक बॉन्डिंग कहते हैं। उस आत्मीयता के साथ हम उनको थियरी और प्रैक्टिस दोनों के साथ आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। सर, ये जानना चाहेंगे कि अभी आपके सेंटर से कितने फेलोज़ वाबस्ता हैं और कौन से सब्जेक्ट के रिसर्चर्स हैं जो इस इंस्टीट्यूट से, इस सेंटर से जुड़ सकते हैं, और आगे इस सेंटर की किस तरह की योजनाएं हैं? देखिए, इस समय इस सेंटर में 12 फेलोज़ हैं, 2 एडमिन स्टाफ हैं, तो ये 14 का ग्रुप है। और हमेशा हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे पास 14 की एक बहुत महत्वपूर्ण टीम है। हमारे जो 12 फेलोज़ हैं ये दिल्ली विश्वविद्यालय और भारत के अन्य विश्वविद्यालयों के भिन्न भिन्न समाज विज्ञान और विज्ञान क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। हमारे जो फेलोज़ हैं वो भिन्न भिन्न विषयों पर काम कर रहे हैं,
जैसे कि हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर हैं डॉक्टर भुवन झा, वो इंडिक थॉट पर काम कर रहे हैं, वो इतिहास से जुड़े हुए हैं। हमारे जो एक सीनियर फेलो हैं प्रोफेसर कौशल कुमार शर्मा, वो जेएनयू में डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज हैं, वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं। उनका ग्रास रूट्स गवर्नेंस और ग्रास रूट्स डेवलपमेंट पे भी काफ़ी काम है। हमारे जॉइंट डायरेक्टर प्रोफेसर रमेश भारद्वाज, जो मध्य प्रदेश ग्वालियर विश्वविद्यालय से आते हैं, उनका काम ह्यूमन राइट्स पर है। हमारे एक फेलो नॉर्थ ईस्ट पर काम कर रही हैं, कुछ फेलोज़ का काम हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज़ पर है। तो हमारे जो फेलोज़ हैं वो अपने अपने स्पेशलाइज्ड एरियाज़ में काम कर रहे हैं, वो उन प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं और उन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से वो एकेडमिक डिसिप्लिन्स को कैसे और स्ट्रेंथन कर सकते हैं उसका प्रयास करते हैं। हाल ही में समीक्षा के अतिरिक्त अभी हम लोगों ने एक नया और इनिशिएटिव किया है जिसको हम CGS एम्बेसडोरियल लेक्चर सीरीज़ कहते हैं। इसका हमारा प्रयास ये है कि केंद्र हर सेकेंड ऑल्टरनेट मंथ में भारत के एम्बेसडर का, जो विश्व के अन्य देशों के अंदर कार्यरत हैं, उनके साथ एक डायरेक्ट इंटरेक्शंस करके और अब सभी स्टूडेंट्स को, स्कॉलर्स को भारत कैसे विश्व के अन्य भागों में काम कर रहा है, उनकी क्या योजनाएं हैं, वो कैसे कार्यान्वित हो रही हैं, तो एक नया एक्सपोजर देने के लिए और कैसे भारत और भारत के वो एम्बेसडर जो अन्य देशों में काम कर रहे हैं, उन दोनों देशों के साथ हम कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स कर सकें, दोनों देश के लोग एक दूसरे को जानें, तो वो हमने CGS एम्बेसडोरियल लेक्चर सीरीज शुरू की है। सर, ग्लोबल स्टडीज़ या इंटरनेशनल रिलेशंस में कई ऐसे इदारे हैं जो नौजवानों को तालीम दे रहे हैं, और इस फील्ड में जो रिसर्च हमारे देश में हो रही है, आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये चूँकि सेंटर का मेन फोकस है इंटरडिसिप्लिनरी ग्लोबल स्टडीज़, तो भारत में बाकी जो सेंटर्स हैं आमतौर पर वो बहुत स्पेसिफिक सेंटर्स हैं। स्पेसिफिक सेंटर से अभिप्राय ये हो गया कि जो सेंटर्स से किसी एक देश से संबंधित होंगे या किसी एक विषय से संबंधित होंगे या किसी एक थीम से संबंधित होंगे। चूँकि सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज़ है, इसलिए इसके जो विषयों का दायरा है, अध्ययन का जो दायरा है, शोध का दायरा अपने आप में बहुत ही वृहत, बहुत ही व्यापक और बहुत ही विस्तृत है। इसीलिए हम न केवल वो मुद्दे जो स्थानीय स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको प्रधानमंत्री जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, तो हम वोकल फॉर लोकल के साथ साथ लोकल से ग्लोबल तक और ग्लोबल से लोकल तक आने का प्रयास इस केंद्र के माध्यम से हम करते हैं। और हमारा ये विश्वास भी है और हमारे संकल्प भी है कि हम प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को पूरा करने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम लोकल और ग्लोबल सभी विषयों को एक दूसरे के साथ समाहित करके, एक दूसरे के साथ जोड़कर कैसे भारत को वैश्विक स्तर पर एक नई ऊंचाई देने का प्रयास करेंगे और कैसे वैश्विक स्तर पर भारत को जोड़कर हम कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के माध्यम से अपने सभी स्टूडेंट्स को, स्कॉलर्स को नया एक्सपोजर देने का प्रयास करेंगे। और थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल जो एक लिंकेज है जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, उसको और सुदृढ़ करेंगे, ताकि आज का जो युवा है वो अपने आप को इस बाजार व्यवस्था के अंदर, कॉम्पिटिटिव मार्केट सोसाइटी में अपने आप को खड़ा कर सके। सर, ग्लोबल स्टडीज़ या इंटरनेशनल रिलेशंस में जो नौजवान अपना करियर बनाना चाहते हैं या मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे सेंटर के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो हम लोग रेगुलर करते रहते हैं। वो हमारी सेंटर की साइट को रेगुलर देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की साइट्स पर भी हमारे प्रोग्राम्स रिफ्लेक्ट होते हैं, वहाँ भी देखकर वो कर सकते हैं। वो हमारी साइट पर देखें, जो भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, हर प्रोग्राम के माध्यम के साथ वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। विशेषकर जिन स्टूडेंट्स का फॉरेन पॉलिसी पर, इंटरनेशनल रिलेशंस पर बहुत रुझान है, बहुत एक्सपर्टीज़ है, बहुत इंटरेस्ट है, वो ज़रूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं और जो हमारा सेफोलॉजिकल स्टडीज़ है, जिसको हम समीक्षा कहते हैं, समीक्षा न केवल चुनाव सर्वेक्षण ही होगा, बल्कि भारतवर्ष की या वैश्विक नीतियों के ऊपर भी एक अच्छा विश्लेषण होगा, एक अच्छा उनका एक एनालिसिस होगा, जिसके माध्यम से वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सर, आपने ग्लोबल स्टडीज़ पर हमें ये अहम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें मुख्य रूप से राजनीतिक, समसामयिक विषयों, आधुनिक इतिहास, इन तमाम चीज़ों पर चर्चाएं होती हैं। लोग गोष्ठियां करते हैं और बाहर से विद्वानों को बुलाते हैं, सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स चलते हैं और एक उत्साह का माहौल रहता है। रिसर्च स्कॉलर्स जुड़ते हैं, एमए और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स किसी न किसी रूप में जुड़ते हैं। तो कुछ औपचारिक जो इसके उद्देश्य में लिखा हुआ वो काम तो चलते ही हैं, उसके रूप से भी कई अन्य विषयों पर चर्चाएं चलती रहती हैं। तो जो हमारे देश में चिंतन जिन विषयों पर, मान लीजिए वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा शुरू हुई, तो हम लोग भी चर्चा आयोजित करते हैं।
पर्यावरण के किसी विषय पर मुद्दा आया तो हम भी उसकी चर्चा करते हैं। कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ने कोई बात कही तो हम चाहते हैं कि यहाँ भी हम उसके पैरेलल कोई सेमिनार और गोष्ठी ऑर्गेनाइज करें। तो देश के साथ, देश में जो चिंतन है, जो समस्याओं के बारे में चर्चा हो रही है, हम उसके साथ चलें। और जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के, सोशल साइंसेज के, ह्यूमैनिटीज़ के, इवन साइंटिफिक डिसिप्लिन्स के, वो आकर के इस चर्चा में हिस्सा लें और अपने विचारों का आदान प्रदान करें। और अभी हमने आपको पिछले नवंबर में हमने सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज़ के अंदर एम्बेसडोरियल लेक्चर सीरीज भी शुरू की। उसका उद्देश्य है कि जो भारत के राजदूत दूसरे देशों में हैं, वह भारत और उस देश के बीच के संबंध की क्या स्थिति है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है और अभी किस रास्ते पर चल रहा है, उस पर हम ऑनलाइन लेक्चर्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपको एक अहम जानकारी देते हैं नौकरियों और एडमिशन्स के बारे में। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि इस वक्त आप कहां कहां नौकरियां हासिल कर सकते हैं और कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये तो रही आपके मुस्तकबिल की बात। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट कामयाब हिंदुस्तान की तरफ, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कामयाब शख्सियत से। आज की हमारी कामयाब शख्सियत हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर श्री कृष्ण देवा राव। तो आइए जानते हैं इनके कामयाब सफ़र के बारे में। कामयाब हिंदुस्तान के तहत आज की हमारी कामयाब शख्सियत हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के वाइस चांसलर प्रोफेसर श्री कृष्ण देवा राव। सर, खैर मकदम है आपका हमारे इस शो में। सर, पहला सवाल आपसे यही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी और अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनने तक के इस अपने कामयाब सफ़र को आप किस तरह से देखते हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी पीएचडी, एमफिल, नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर, all these are all cumulative learning I gained. Along with that, working in the several law schools have really helped me, and I'm grateful that people recognized my potential to lead one of the best law school in India. NLU Delhi बहुत बड़ा reputation build up किया है. I think it's a challenge for me how I can continue. मैं यहाँ आने के बाद पहला जॉइंट सीड रिसर्च फंडिंग विद IIT दिल्ली के साथ शुरू किया. आई थिंक वी वांटेड अनदर कोर्स वी आर डूइंग विद द UK लंदन यूनिवर्सिटी विच इज़ ए ब्रिटिश काउंसिल सैंक्शनड है, एनवायरमेंटल लॉ, क्लाइमेट जस्टिस पे एक जॉइंट ड्यूअल डिग्री. So we wanted to experiment and more with the opportunities which is available with the government of India's funding and the digital university and international university.
सर, ये तो बात रही आपके कामयाब सफ़र की। अब हम ये जानना चाहेंगे कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वीसी के तौर पर आपने जो नई पहल की हैं वो आप हमारे दर्शकों को बताएं, और साथ ही इस यूनिवर्सिटी की साख को बनाए रखना कितना बड़ा चैलेंज आप मानते हैं? इसमें लकीली मुझे बहुत मौका मिला। बहुत सारे लॉ स्कूल में बिफोर आई केम टू NLU दिल्ली, बेंगलुरु में इनिशियल ट्रेनिंग था, उसके बाद हैदराबाद नलसार में मैं फाउंडिंग फैकल्टी था 98 to 2004। एंड हैदराबाद पहली बार मुझे जो मैं सीखा था बेंगलोर में उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका मिला था, बिकॉज आई वॉज द फाउंडिंग फैकल्टी, एंड दैट वाज द जस्ट बेंगलोर मॉडल्स पे वो शुरू किया था। उसके बाद मैं गुजरात में भी फर्स्ट डीन था, एंड गुजरात भी आई हैव लर्नड। उसके बाद मैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी फर्स्ट डायरेक्टर था लॉ स्कूल। वो मुझे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज़ में मैं ये सीखा था ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग कैसा होता है। आजकल ज़माना में हम डिस्कस कर रहा है डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन, लास्ट 4-5 years गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड yesterday we had a discussion about digital university, एंड ये सब इनिशियल ग्राउंडिंग इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज। सो ऑल दिस मैं NLU दिल्ली जब आया था 2010 to 14 मैं इधर रजिस्ट्रार था। इसके बाद डेपुटेशन लेके उड़ीसा वाइस चांसलर गया 6 साल, एंड देन आई केम बैक 1 year ago, almost all 1 year 4 months again as a वाइस चांसलर। तो ये जहाँ भी मैं काम किया इट्स ए लर्निंग, कहाँ भी है। So all that cumulative learning helped me, and so that's where first is workaholic, that is what हमारे ये मे बी हमारी entire personality may be different, work, nothing but work, that may be really help, and also as an interest in the research, critical inquiry. So all this cumulative, this work experience in all these 5 law schools, that gave an opportunity for me to experiment. सर, कहा जाता है कि हर एक कामयाब शख्सियत के पीछे किसी और एक शख्सियत का हाथ होता है। आप अपनी कामयाबी का श्रेय किसे देना चाहेंगे? Of course we should be grateful to the parents and those who gave us a birth. 3 types of mothers होता है, biological mother, motherland, and alumnus where you study. These are all institutions, these are all. I think that is one, and always you your family, your wife definitely will contribute. Anuradha and my daughter also, बहुत सारे हम busy schedule में majority of the work उसको we were not able to spend time with them sometimes. So this is not an individual achievement, it's an achievement of all of us, and I don't think I have achieved many things. This is just one, maybe God is great, so I was able to get an opportunity to see how we can experiment in the legal education. But still this is only one initial step. सर, आपको अपनी रिसर्च के लिए काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं। आपके मुताबिक कितने अहम होते हैं अवार्ड्स आगे कुछ अच्छा करते रहने के लिए? I think I have not still done major research. I think that's a long pending dream. Maybe जहाँ भी जाओ, maybe that's my fortune or misfortune associated with the institution building of several law schools. तो उसमें बहुत सारा टाइम जाता है, कोऑर्डिनेशन, लर्निंग, टीम मैनेजमेंट, कोलिजियलिटी, बट मे बी I think I need to seriously focus on writing a book, which was my pending 2 books. Hopefully next 2-5 years I will be able to complete, but I am grateful for whatever the research and contribution
the people have recognized me. क्रिमिनल लॉ के सुधार के लिए होम मिनिस्ट्री के जरिए बनाई गई कमेटी के भी आप चेयरमैन हैं। सर, किस दिशा में काम कर रही है ये कमेटी? I think this is a difficult question. I think I don't want to directly answer, but I think this is now we have submitted. Hopefully the final has been submitted, and you will come to know once it is in the public domain. But we have seriously worked on it. The team last over more than 1 year, 10 months. I think it's finally will be submitted soon. सर, आखिरी सवाल अब आपसे यही जानना चाहेंगे कि बतौर वीसी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर आपकी ऐसी क्या ख्वाहिश है जो आप अपने टेन्योर में पूरा होता देखना चाहते हैं? One is a research, more research centers, more publications, अच्छा टेक्स्ट बुक्स चाहिए, and our contribution to legal education in India, legal education and research particularly in the region, how we could do. And also maybe now there's a move towards an internationalization, how NLU Delhi can set up its university abroad. So these are all the things, but that requires a collective effort, and it also requires the financial commitment and budgetary allocation for that. But I would like NLU Delhi to be known more as a research university, and also move into more interdisciplinary courses in association with the universities abroad. सर, आपने अपनी कीमती वक्त में से हमारे इस खास शो के लिए वक्त निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. उम्मीद है आपको हमारी ये खास पेशकश पसंद आई होगी। अगले हफ्ते आपको फिर किसी नई फील्ड के बारे में अहम जानकारी देंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। आज हम बात करेंगे ई श्रम कार्ड की, जिससे अब तक 25 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। इस श्रम कार्ड को हर वो व्यक्ति जो इनकम टैक्स नहीं देता है वो बनवा सकता है, या किसी प्रोविडेंट फंड वगैरह से कनेक्टेड नहीं है वो लोग इसको बनवा सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है जिससे कि काम करने वाला और काम देने वाला दोनों को जोड़ देगा और दोनों को ही सुविधा मिलेगी इसमें। जानकारी